हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक लर्निंग एंड पेडागोगी यानी कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को। फ्रेंड्स, ये हम मैराथन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें जितने भी हमने एमसीक्यूज़ कवर की हैं, हम 100 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। नंबर सी है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। या नंबर डी है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या आंसर होगा? अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया, यानी कि शिक्षा की जो किंडरगार्टन पद्धति है वो किसने दी? ये तो सभी जानते हैं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आंसर है फ्रोबेल। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा नंबर 3। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। नंबर सी है, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। या नंबर डी है, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। क्या करेंगे आप? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यहाँ पर जहाँ से भी मैंने ये आंसर लिया है वहाँ पर ये आंसर नंबर सी ही है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। नंबर बी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। नंबर सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। या नंबर डी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो व्हाट विल बी आंसर? निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5 है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण देने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि। ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? वो होगा नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 6। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक। या नंबर डी है उदासीन। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रसक्रिय। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 7। परिवार एक साधन है। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। देखिए दूरस्थ शिक्षा का तो हो नहीं सकता, न गैर औपचारिक का होने का है। अब बताइए किसका है आंसर? आप करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा वो है नंबर 8। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? विभेदीकरण स्तर, स्मृति स्तर,
चिंतनशील स्तर, समझ स्तर। क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण स्तर जो है ये शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 9 जो है वह समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, नंबर सी है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, यह नंबर डी है शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, समन्वित शिक्षा की जो सफलता निर्भर करती है वो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर करती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? कठोर परिश्रम का सुझाव, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, निजी शिक्षण का सुझाव या निदानात्मक शिक्षण। बहुत इजी है ये तो, ऑप्शन नंबर डी, निदानात्मक शिक्षण। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी यानी कि कोई बच्चा है उसको किसी टॉपिक में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 11। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? श्रृंखलागत अधिगम का, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम का, प्रत्यय अधिगम का या इनमें से सभी? व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंखलागत अधिगम का। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा किसको? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। बताइए, ऑप्शन रीड कर लीजिए आप ये वाले, क्या आंसर होगा? बाह्य अभिप्रेरण में समावेशित किया जाएगा किसको किया जाएगा? देखिए, प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी, प्रतिद्वंदिता को भी, पुरस्कार एवं दंड को भी, परिणाम का ज्ञान भी। तो यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? नंबर ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। नंबर बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना। नंबर सी है चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होना, यानी कि इनमें से सभी। व्हाट विल बी आंसर? बताइए क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है नंबर 14। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए है भागने की प्रवृत्ति होना। नंबर बी है अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। नंबर सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार। नंबर डी है अभिप्रेरणा का अभाव। व्हाट विल बी आंसर? अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है, यानी कि अधिगम आप नहीं कर पा रहे, लर्निंग आप नहीं कर पा रहे, उसका लक्षण क्या है? अवधान संबंधी विकार। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर 15। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है? संचार के साधन, समवयस्क समूह, अध्यापक या परिपक्वता एवं आयु। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता एवं आयु। ये व्यक्तिगत कारक है। परिपक्वता, मैच्योरिटी और एज जो है ये व्यक्तिगत कारक होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नंबर 16। मीडिया का एक उदाहरण जो अधिगमकर्ता को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है। मीडिया का एक उदाहरण बताना है आपको जो अधिगमकर्ता यानी कि लर्नर को प्रत्यक्ष प्रस्तुतिकरण के द्वारा अधिगम में सहायक होता है, यानी कि लर्निंग में सहायक होता है। क्या होता है? शैक्षिक टेलीविजन, शैक्षिक प्रसारण, ओवरहेड प्रोजेक्टर या टेलीफोन।
व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक टेलीविज़न। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है, विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, या नंबर डी है उन्हें अपने विचार से अवगत कराना। तो विद्यार्थी के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विचारों का आदान प्रदान। संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। नंबर 18 है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। किसी भी कौशल को सीखने की जो पहली अवस्था है वो क्या होती है? यथार्थता, चालाकी, समन्वयन, या नंबर डी है अनुकरण। ये तो बहुत ईजी है, किसी भी चीज़ को आपको अगर सीखना है तो पहले अनुकरण करना है, यानी कि उसकी कॉपी करनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 19। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? कौन मूर्तवाचक अवधारणा का उदाहरण नहीं है? योग्यता, कुर्सी, बल, या गति। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, योग्यता। यू कैन नॉट सी, योग्यता। ठीक है, इसके बाद नंबर जो है 20 है, पढ़ने की वह तकनीक जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जा सकता है कहलाता है। पढ़ने की वह तकनीक बतानी है आपको जिसका उपयोग तालिका में स्थित शब्दावली तथा प्रसंग में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? की रीडिंग, री रीडिंग, स्कैनिंग, या स्किमिंग। 20 का आंसर उसे कहते हैं हम नंबर सी, स्कैनिंग। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है 21। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित हैं। किस में अंतर्निहित हैं सब? अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, या विचारात्मक प्रक्रिया में। व्हाट विल बी आंसर? तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी क्लियर है, विचारात्मक प्रक्रिया में। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में कौन आवश्यक घटक नहीं? अधिगमकर्ता, आंतरिक अवस्था, प्रेरक, या शिक्षक। 22 का आंसर देखिए, अधिगमकर्ता। अगर लर्नर ही ना हो तो अधिगम हो जाएगा, लर्निंग हो जाएगी। उसकी आंतरिक अवस्था अगर सही ना हो तो भी नहीं होने का है, प्रेरक ना हो तो भी। एक बार को यह है कि शिक्षक ना हो तो अधिगम हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्न में से क्या लाभकारी नहीं है? एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है? छात्र का अभिप्रेरण विकास, सहकर्मी संचार का विकास, छात्र शिक्षक संबंध का निर्माण, या खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, खोज या सक्रिय अधिगम का ह्रास। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है वो है 24। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता यानी कि लर्नर को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, किसमें? संचारवाद में, संरचनावाद में, क्रियाशीलतावाद में। नंबर सी है व्यवहारवाद में, या नंबर डी है सृजनशीलतावाद में। व्हाट विल बी आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सृजनशीलतावाद में ज़्यादा उसको फ्रीडम मिल जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25। मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि कैसी है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, या तो ए या बी, या ए और बी दोनों। क्या आंसर होगा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 26। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश से है।
बताइए। प्रेरणा का वही संबंध जो है उपलब्धि से है जो अधिगम का डैश है। किससे है? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। व्हाट विल बी आंसर? बोध से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है 27 है। निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो सृजनात्मक से संबंधित नहीं है वो है मितव्ययिता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। गैगने निम्न में किससे संबंधित है? गैगने जो है वो निम्न में किससे संबंधित है? अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन से, अधिगम का प्रबंधन से। व्हाट विल बी आंसर? गैगने संबंधित हैं अधिगम का श्रेणी क्रम से। ठीक है, श्रेणी क्रम किया इन्होंने अधिगम का। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ऑप्शन को आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासित सुनिश्चित करना चाहिए, नंबर सी है परीक्षा की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या नंबर डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। व्हाट विल बी आंसर? शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बच्चा जो है ना उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो एक जैसी नहीं होती। कोई बच्चा फास्ट लर्नर होता है, कोई बच्चा स्लो लर्नर होता है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। 31। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? आपको बताना है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, नंबर बी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। देखो एजुकेशन का मतलब सिर्फ अंक हासिल करना नहीं, मार्क्स हासिल करना नहीं होती। बच्चे को एक एबल पर्सन बनाना होता है, बच्चे को नॉलेज देनी होती है, मार्क्स डिपेंड नहीं करते हैं इस चीज़ पर। नंबर सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, या नंबर डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। क्या आंसर होगा? प्रगतिशील की व्यवस्था जो है वो होती है कि बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं वो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। अच्छा, यहाँ पर आपको चीज़ देखनी है, परीक्षा बार बार करता है कि बच्चे का आप आकलन कर सकते हैं कि बच्चा कितनी स्पीड से सीख रहा है, लेकिन ये नहीं कि हाँ उसके मार्क्स उसको डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चे ने कितना। अगर एक परीक्षा हो गई और बच्चा उसमें अच्छा नहीं कर पाया, बाई चांस कोई भी रीज़न हो सकता है बच्चे का, तो हम सिर्फ उस टाइम पर एक बार के अंक पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं। इसलिए परीक्षा बार बार ले जाने वाली परीक्षाएं जो होती हैं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता होती है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर वो है 32। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। विशेष रूप से देखिए प्राथमिक स्तर पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों को सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका पूछना है। ठीक है, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, नंबर डी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 32? विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित किस तरह संबोधित करेंगे आप? अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मान लीजिए बच्चा किसी चीज में वीक है तो उसके उसी अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे आप। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 33। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। बताइए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन आप रीड कर लीजिए।
आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी इसका आंसर होगा। शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति की नवीनता या जिज्ञासा। ये तो आप आंसर बिल्कुल इजीली दे देंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों के साथ झगड़ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और कुछ सब्जियों के चित्र का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डैश पर आधारित है। अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, पुनर्बंधन के सिद्धांत पर, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर, या नंबर डी है ज्ञान के निर्माण पर। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान के सक्रिय अनुबंधन पर। एमसीक्यू नंबर 36। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की सादृश्यता नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, या सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, या नंबर डी है सीखने का तत्परता नियम। व्हाट विल बी आंसर? आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें और बाद में आपको अपना स्कोर भी चेक कर लेना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखने का सादृश्यता नियम। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 37। एक शिक्षिका अपने आप से कभी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। यह अपने विद्यार्थियों को देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना है कि ये जो उपागम है ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, नंबर बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, नंबर सी है सीखने की तत्परता, नंबर डी है सक्रिय भागीदारिता। आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय भागीदारिता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है 38। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? बैठने की उचित व्यवस्था, नंबर बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, नंबर सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, या नंबर डी है विषय वस्तु में प्रवीणता। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सकें। यहाँ प्रश्न के उत्तर है, ठीक है, प्रश्न के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, नंबर सी है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, या नंबर डी है शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। व्हाट विल बी आंसर? आंसर इसमें दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 40।
शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित कर नंबर सी है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, यह नंबर डी है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। व्हाट विल बी आंसर? शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस तरह हो सकता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 है हमारा, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ऑप्शंस आप खुद रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? 41 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 42। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान। 42 का आंसर बहुत इजी है, कमेंट बॉक्स में आप टाइप करते रहिए। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 43 का क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इच्छा शक्ति द्वारा भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा भी होता है और नैतिकता द्वारा भी होता है चरित्र का विकास। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 44। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी थीम सबसे अच्छी है? मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार या मेरा प्रिय मित्र। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सीखने के लिए आकलन जो है वो निम्नलिखित का ध्यान रखता है, सिर्फ एक का नहीं रखता। किसका नहीं रखता वो आपको बताना है। विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं या विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। व्हाट विल बी आंसर? सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों पर भी ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की क्षमताओं का भी रखता है, विद्यार्थियों की गलतियों का भी रखता है, लेकिन विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं उसका ध्यान वो नहीं रखता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 46। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। यहाँ पर समझना है क्वेश्चन पहले आपको, शिक्षक डैश के अलावा यानी कि किसी भी एक ऑप्शन के अलावा उसको छोड़कर निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। यानी कि वो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है कि जिसके थ्रू समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए वो मज़ेदार नहीं बना सकता। ठीक है, तो उसके अलावा शिक्षक डैश के अलावा, किसके अलावा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन रीड कर लीजिए आप। आंसर जो होगा वो होगा शिक्षक सी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना।
ठीक है, ये आंसर होगा। लेकिन बाकी ये सारे ऑप्शन है ये जो है समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकते हैं, ठीक है। बाकी चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 47। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या नंबर डी है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? जो सबसे ज्यादा अभिप्रेरित करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। किस ओर संकेत करती हैं? जो स्टूडेंट्स हैं वो गलतियां करते हैं, वो किस ओर संकेत करती हैं? डैश, वे कैसे सीखते हैं, या नंबर बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, नंबर सी है सीखने की अनुपस्थिति, या नंबर डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। किस ओर संकेत करती है? ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, सीखने की अनुपस्थिति की ओर वो संकेत करती है। नंबर 49 है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? अनुभाविक, भावात्मक, आध्यात्मिक या व्यावसायिक। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुभाविक। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 50। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, फ्रेंड्स ऑप्शंस को आप रीड कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नंबर 51। आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, या वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता, या नंबर डी है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। 51 का आंसर, 51 का जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंशिक पुनर्बलन जो होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नंबर 52। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, दत्त कार्य मीन्स होमवर्क देना। नंबर सी है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, या नंबर डी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहयोगात्मक समस्या समाधान, बच्चे की समस्या का समाधान मिलकर उसके साथ किया जाए। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धांक वाले बच्चों में पाई जाती है, या नंबर सी है लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, या नंबर डी है अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। 53 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताते रहें। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 54।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखता है। ऑप्शन नंबर बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से ऐसा ही बताया गया है। या नंबर सी है इससे प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। या नंबर डी है बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वो भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। 54 का आंसर जो होगा वो क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 55। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, या सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में आता है। व्हाट विल बी आंसर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 56। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता तो यह डैश कहलाता है। जब पूर्व यानी कि पिछला अधिगम जो है वो नई परिस्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो वो क्या कहलाता है? अधिगम का शून्य स्थानांतरण। नंबर बी है अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण। नंबर सी है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। या नंबर डी है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। आंसर तो बहुत ईजी है, आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा नंबर 57। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डैश के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने के द्वारा। या नंबर सी है विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने के द्वारा। या नंबर डी है विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने के द्वारा। व्हाट विल बी आंसर? अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 58। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रभावशाली बच्चों की योग्यता यानी कि पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ठीक है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की जो योग्यता है, पोटेंशियल की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तनाव को नियंत्रित करना सिखाना। नंबर बी है विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। या नंबर सी है उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना। या नंबर डी है गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना। 58 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षियों से अलग करना। नंबर 59 है शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन है हमारा नंबर 60। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है नंबर 61। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है।
सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है उसका बताना है आपको। विचारवादी, व्यवहारवादी, रचनावादी या संज्ञानवादी। व्हाट विल बी आंसर? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 62। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे क्या होता है? गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है या उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। व्हाट विल बी आंसर? देखिए, जब जो प्रवीण विद्यार्थी हैं बड़ी उम्र के, उनसे वो छोटे बच्चों को अगर सिखा रहे हैं कुछ, तो प्रतियोगिता तो नहीं हो रही है, ठीक है, द्वंद्व नहीं हो रहा है, उनका नैतिक विकास भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है उच्च उपलब्धि होती है क्योंकि वो ज़्यादा सीख लेते हैं और उनका आत्मसम्मान विकसित होता है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में समय लेती है, यानी कि वो लेट सीखती है लीना, और जो सीमा है वो एकदम सीख जाती है। तो यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंत्य संबंध या निरंतरता या सामान्य से विशिष्ट की ओर। 63 का जो आंसर है वो बहुत इजी है, आप समझ गए होंगे। यह है व्यक्तिगत भिन्नता, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि हर किसी की मेंटल एबिलिटी जो है सेम नहीं होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन डैश की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करना है? शिक्षार्थियों का आत्म नियमन, वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप रीड कर सकते हैं। नाउ यू कैन रीड द ऑप्शंस। प्लीज राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। 64 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। अपना सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 65। 65 है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती हैं। यह डैश की ओर संकेत करता है। एक टीचर हैं, वो अपने बच्चों को टूर पर ले जाती हैं और वापस वहां से आकर उस पर वो डिस्कस करती हैं टूर पर। तो ये किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन पर, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन। व्हाट विल बी आंसर? आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए 66 मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। असेसमेंट यानी मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। यह नंबर बी है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। यह नंबर सी है, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। यह नंबर डी है, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। देखो, त्रुटियां निकालना तो होने का नहीं है, उपलब्धि को मापना। आप उपलब्धियों को नहीं माप सकते बिल्कुल किसी बच्चे की, ये निगेटिव पॉइंट्स है। त्रुटियां निकालना बच्चे के अंदर, ये निगेटिव पॉइंट्स है। बाकी देखो, अगर आप सीटेट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगली कक्षा में प्रोन्नत करना हम बच्चे का असेसमेंट इस बेस पर नहीं कर सकते हैं। तो सीखने में होने वाली जो कमियां हैं उसका निदान कर सकें, उसका उपचार कर सकें आप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप रीड कर सकते हैं। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 68। विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं या कुछ कमी रह जाती हैं, उसके निदान के बाद, यानी कि उसका रिक्तियों का निदान करने के बाद डैश होना चाहिए,
सघन अभ्यास कार्य, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। ये नंबर डी है, समुचित उपचारात्मक कार्य। ये तो बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर लेंगे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है 69। सीखने डैश आकलन और अनुदेशन के बीच डैश के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करना है। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। यहां पर और यहां पर ये दो चीजें हैं, क्या आना है वो आप डिसाइड करिए। सीखने के लिए आकलन, ये तो मैंने पहले बताया था आपको, तो ये कट गया है और ये कट गया है, तो ये बचता है और ये बचता है। आकलन और अनुदेशन के बीच अंतर के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, या नंबर डी है विद्यार्थियों द्वारा की गलतियों के कारणों का पता लगाना। विद्यार्थियों के द्वारा की गलतियों का कारण बताना। व्हाट विल द आंसर? 70 का आंसर क्या होगा? सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग की ओर संकेत करता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट नंबर है वो है 71। फ्रेंड्स आपको मैं ये बता दूं कि ये जितने भी MCQs हम कवर कर रहे हैं ये सभी PYQs हैं, मींस प्रीवियस ईयर आस्क्ड हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं। सिर्फ टीचिंग एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते ये और जो साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे MCQ जो हम कवर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैडम चाय खाती है, वाक्य मैडम चाय खाती है, वैसे तो वाक्य गलत ही है ना, चाय को खाते नहीं है, चाय को पीते हैं। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान एवं वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से ही गलत है। अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, गलत है, सॉरी। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 71? देखो वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं, ये सीखने के वातावरण डैश। ऑप्शन रीड कर लीजिए और ये सेंटेंस आपको पूरा करना है। व्हाट विल बी आंसर? कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को रूपांतरित करते हैं, यह सीखने के वातावरण को क्षुब्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 73। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए, बताना है कि अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी है अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो अनिवार्य का मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान, योजना की दृढ़ता, नंबर डी है शिक्षार्थियों का ज्ञान। व्हाट विल बी आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ्य योजना में शामिल नहीं है? जो पाठ्य योजना में शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, योजना की दृढ़ता। तो जो पाठ्य योजना में शामिल है वो है उद्देश्यों की स्पष्टता, शिक्षण का ज्ञान और शिक्षार्थियों का ज्ञान। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा 75। तो 75 नंबर है, अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? स्व अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, या नंबर सी है विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम एवं
विनिमय, या नंबर डी है विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनियमों का निर्माण करना। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता। फ्रेंड्स साथ ही साथ आप भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें, जिससे आपको ये फील हो जाएगा कि हाँ आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 76, निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से श्रव्य और दृश्य यानी ऑडियो विजुअल सामग्री का उद्देश्य है? क्या है उद्देश्य ऑडियो विजुअल का? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण को प्रभावी करना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या नंबर 4 है विषय वस्तु में अरुचि उत्पन्न करना। देखो विषय वस्तु में अरुचि तो उत्पन्न हम किसी कीमत पर नहीं हो सकती अगर हम ऑडियो विजुअल का यूज़ कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल का यूज़ ही हम विषय वस्तु को और इफेक्टिव बनाने के लिए करते हैं। सो व्हाट विल बी आंसर? आप चूज कीजिए इनमें से ऑप्शंस। देखो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न होती है, ये भी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। छात्रों को क्रियाशील बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि तो पहला दूसरा तीसरा कहाँ पर है? ये रहा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 77, बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज़ का? प्रतिस्पर्धा का, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को पुरस्कृत करके, या नंबर सी है सीखने हेतु उचित स्थिति का वातावरण का सृजन, या नंबर डी है कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। व्हाट विल बी आंसर? 77 का आंसर क्या होगा? बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। किस चीज़ का? देखो प्रतिस्पर्धा तो बच्चों के बीच में कभी ना करें, ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। और कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चों को अगर आप पुरस्कृत करेंगे तो जो और थोड़े से कमजोर बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाएंगे। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन कर सकते हैं आप, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चे की प्रशंसा करके, अगर आप कक्षा के अंदर ही उस बच्चे की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और एक ऐसा बच्चा है जो कि वीक है स्टडी के अंदर, तो उसको वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है इस तरीके से। तो हमें हर चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना होता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 78, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? आज के टाइम की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम मानिए आप, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे क्लास में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप चुप हो जाते हैं बिल्कुल। तो आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? व्हाट विल बी आंसर? देखें कुछ निगेटिव पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल नहीं करने होते हैं स्कूल के लिए। देखो प्रधानाचार्य के पास आप बिल्कुल नहीं जाएंगे क्योंकि यू आर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द क्लास। अगर आप क्लास के अंदर तो बच्चे डिसिप्लिन होने चाहिए। आप प्रिंसिपल से कंप्लेंट करेंगे तो ये कहेंगे आप क्या कर रहे हैं क्लास के अंदर। दूसरा उसे डांटेंगे। बच्चे को डांटना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चा तो बिल्कुल बच्चा है, ठीक है, उसे आप डांटेंगे नहीं। ये निगेटिव पॉइंट्स है। बच्चे को आप क्लास में डांट नहीं सकते बिल्कुल भी, उससे बातचीत कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चे से बातचीत करें, प्रॉब्लम क्या है आपको। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे। माता पिता तो खुद ही बच्चों से आजकल परेशान है, तो आप उनसे शिकायत क्या करेंगे? यानी कि जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं मैक्सिमम, वो घर पर भी परेशानी करते हैं। तो घर पे खुद आके पेरेंट्स कहते हैं कि जी मोबाइल बहुत चलाता है, ये बात नहीं सुनता है, तो आप पेरेंट्स से क्या कंप्लेन करेंगे उसकी? यानी कि सोल्यूशन, यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन योरसेल्फ। इफ यू आर अ टीचर, यू हैव टू फाइंड आउट सोल्यूशन। तो बच्चे को बात करोगे प्रॉब्लम क्या है भाई, व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, ठीक है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 79। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने का अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, ये नंबर सी है केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, ये नंबर डी है केवल सीखने की योग्यता। 79 का आंसर, 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल सीखने की योग्यता। अगर आपको प्रभावी और स्थायी शिक्षा करने के लिए विद्यार्थी के पास केवल सीखने की योग्यता होनी चाहिए। अगर उसको सीखने की एबिलिटी है, वो सीखने के लायक है, तो वो
प्रभावी और स्थायी शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन 80। परियोजना विधि के प्रतिपादक हैं। कौन है जी परियोजना विधि के प्रतिपादक? दुर्खीम है, प्लेटो है, किलपैट्रिक है, सुकरात है। किलपैट्रिक है आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करना है आपको। अगर कोई बच्चा क्लास में देर से आ रहा है, उसे डांटेंगे ताकि यह गलती दोबारा ना दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे, सबसे खतरनाक बात तो यही है। नंबर सी है उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। 81 बिल्कुल पहला जैसा ही ऑप्शन इसमें भी आए हुए। देखो डांटना नहीं है, प्रधानाचार्य के पास तो आप बिल्कुल लेकर नहीं जाएंगे, उसके माता पिता संपर्क नहीं करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे आप। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर करेक्ट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम जो है वो कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, या नंबर डी है मानवतावादी उपागम। 82 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनवादी उपागम। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 83। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, या सीखने में समृद्ध संसाधन। व्हाट विल बी आंसर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी वो चीज। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 84। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे जो है वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आजकल वैसे बच्चे इंटरेस्ट लेते नहीं हैं, तो क्या आप करेंगे? कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे? व्हाट विल बी आंसर? 84 का आंसर यह है। देखो अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो वो सीखेंगे नहीं, यहाँ वहाँ देखेंगे, तो कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। पढ़ाना बंद कर दोगे तो स्टडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे तो आजकल ऐसे ही हो रहे हैं सारे। बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, आप उनसे कहोगे ध्यान दो, ध्यान से सुनो, वो सुनेंगे नहीं। कारण जानने की कोशिश करेंगे कि वाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ये कारण जाने आप, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। पहली बात तो ये है कि आपको टीचिंग ही इतनी इंटरेस्टेड बना के करनी होती है टीचिंग, कि बच्चा इंटरेस्ट ले उसमें एट एनी कॉस्ट। आपको यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ, है ना। आपको अपने नोट्स बनाने पड़ते हैं, टीचिंग लेसन प्लान बनाना पड़ता है ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले। अगर वो नहीं ले रहा है तो कारण जानने की कोशिश करें और उसकी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है 85। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन रीड करें, बताएं शिक्षक की भूमिका क्या है। देखो ज्ञान देने वाले की तो ज्ञान तो हर कोई दे देगा, ठीक है। मित्र की भूमिका नहीं है, ये ध्यान रखें आप। मित्र की भी है, लेकिन मित्र ही नहीं बनना है बच्चे का, बस कि मित्र ही बनकर रहेगा। प्रबंधक की भी नहीं है, अरेंजमेंट नहीं करना आपको कोई भी। सुगमकर्ता की, बच्चे का जो वर्कलोड है उसको कम करना है, मीन्स बच्चों को समझाना है, बताना है, पढ़ाना है। फिर कभी कभी फ्रेंड भी होना होता है उसको, कभी कभी समझाना भी होता है उसको, पढ़ाना भी होता है, उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं, तो उसके लिए आप सुगमकर्ता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक शिक्षार्थी कक्षा में निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होता है तो यह प्रदर्शित करता है। एक बच्चा फेल हो जाता है, मार्क्स कम लेकर आ रहा है, तो वो क्या प्रदर्शित कर रहा है? शिक्षार्थी की असफलता, कक्षा की असफलता, विद्यालय की असफलता, या माता पिता की असफलता।
व्हाट विल बी आंसर? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़। इफ़ यू नो देन आंसर इन कमेंट बॉक्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक व शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित करने के लिए किए जाते हैं, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है उसको? वे सभी क्रियाकलाप जो शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा स्वयं को आकलित, ठीक है, करने के लिए किए जाते हैं, यानी कि मूल्यांकन, असेसमेंट, जो एक प्रतिपुष्टि के रूप में शिक्षण व अधिगम क्रियाकलापों को सुधारने हेतु सूचना प्रदान करते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण, परीक्षा, अधिगम या आकलन। तो आंसर क्या होगा इसका? आकलन तो है ये, इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। एक विद्यार्थी गुणा के सवालों को हल करना सीखता है। वह अपने जोड़ के पूर्व ज्ञान को प्रयोग करता है। इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? एक बच्चा क्या है, गुणा, मल्टीप्लाई के सवाल करता है और उसमें वो अपने जोड़ के जो सवाल सीखा हुआ है, प्लस के सम, ठीक है, प्लस जो सीखा हुआ है, एडिशन जो सीखा हुआ है, उसको यूज करता है। तो कहा गया है कि इस प्रकार के अधिगम अंतरण को क्या कहा जाता है? धनात्मक अंतरण, क्षेत्रीय अंतरण, उधर्व अंतरण या द्विपार्श्विक अंतरण। व्हाट विल बी आंसर ऑफ 88? 88 का आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधर्व अंतरण। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है नंबर 90। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या से संबंधित है। इन ध्वनियों के अंदर या इनकी जो साउंड है उसमें आप डिफरेंस फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो बताएगा लर्निंग की कौन सी प्रॉब्लम से रिलेटेड है ये समस्या जो है? अवधान केंद्रण की, स्मृति की, प्रत्यक्षीकरण की, या इनमें से सभी? 90 का आंसर ये ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है नंबर 91। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है आपको। ऑप्शन रीड कर लीजिए आप। व्हाट विल बी आंसर? वीडियो पॉज कर सकते हो। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना, ये योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन है हमारा 92। यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्राय चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा का एक बच्चा जो है वो चुप रहता है, साइलेंट रहता है मैक्सिमम, तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे, या नंबर डी है उसके माता पिता से बात करेंगे। 92 का आंसर देखो, ध्यान नहीं देंगे तो बिल्कुल गलत है, मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाएंगे, गलत, माता पिता से बात तो बिल्कुल नहीं करनी है। हमें हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का सबसे पहला काम ये करना है कि उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है नंबर 93। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य बताना है आपको। ऑप्शन रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? यू कैन पॉज द वीडियो। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इसकी जानकारी इन्हें कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो करने दो। सो व्हाट विल बी आंसर?
बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से सीख रहे हैं, इसकी जानकारी उन्हें कार्य करते समय ही सतत रूप से दी जानी चाहिए। ऑप्शन जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारा 95। एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? ऑप्शंस आप रीड कर लीजिए। व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष प्रकार के संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलापों को कक्षा में संगठित करवाकर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे? उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। 96 का आंसर क्या होगा? उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे यानी कि ट्यूशन पढ़ाएंगे आप, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ कर देंगे। आपने क्या किया? पहला काम, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। पहला काम तो ये होगा। ये करने के बाद आप ये काम एक बार को कर सकते हैं, लेकिन पहला काम तो यही होगा ना। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन है वो है 97। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, बताइए साहब अच्छा शिक्षक कौन है? आप सभी शिक्षक हैं, बताएं कौन है अच्छा शिक्षक? कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बच्चे बोल रहे हैं उनको चुप कर दिया उसने, ये सफल है। बातें करने वाले को दंडित करना, ये तो बिल्कुल सफल हो गया है ना। उदासीन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वो है जो उदासीन है? जो सोचता है कि बातचीत का सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बताइए ए या डी? सभी का आंसर डी ही होगा क्योंकि आप भी टीचर हैं, जानते हैं सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 98। प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात हर जो अधिगम करता है स्टूडेंट्स है वो अद्वितीय है, एक दूसरे से डिफरेंट है। इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन आप रीड कर लीजिए एंड टेल मी द आंसर इन कमेंट बॉक्स। वैसे हम भी बता ही रहे हैं आपको। व्हाट विल बी आंसर? 98 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 99। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा है। सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? व्हाट विल बी आंसर? आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारात्मक। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन। 100 आउट ऑफ 100 की हमारी सीरीज थी, इसके लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य एवं लक्ष्य केंद्रित या पुरस्कार और प्रेरित? व्हाट विल बी आंसर? अपने विद्यार्थी को आप रखें कैसा? कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित। सो फ्रेंड्स, ये हमने इस तरह 100 MCQs कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।